हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे हैं और काफी सारे सेल ऑर्गेनल हम इसके अंदर पढ़ भी चुके हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था किससे पढ़ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। उसके बाद हमने पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रियाज एंड प्लास्टिड को। फिर हमने पढ़ा अबाउट द राइबोसोम्स, अबाउट द साइटोस्केलेटन, अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजेला एंड अबाउट द सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस और माइक्रो बॉडीज के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस और माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं? देखो, न्यूक्लियस की कहानी तो आपको पता ही है यार, डब्बे में जो अंदर सबसे पहला डब्बा दिखता है, ठीक है, कौन सा डब्बा? सेल वाले डब्बे में जो अंदर एक और डब्बा दिखता है, न्यूक्लियस का डब्बा। ठीक है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है कि न्यूक्लियस क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस कैसे होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कहां कैसे प्रेजेंट होता है। सारी चीजें पढ़ लेते हैं। चलो 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 भाई, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दिया हमने पढ़ना न्यूक्लियस को। सी, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल was first described by Robert Brown as early as 1831. न्यूक्लियस को एक सेल ऑर्गेनल की तरह सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किसने डिस्क्राइब किया? न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल was first described by Robert Brown, ठीक है, as early as 1831. ठीक, किसकी बात कर रहे हैं और अपन डिस्कवरी किसकी पढ़ रहे हैं? अपन न्यूक्लियस की, है ना? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनल की तरह सबसे पहले डिस्क्राइब किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस चेंज्ड बाय द बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। यहां पर अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? बाद में, ठीक है, बाद में जो मटेरियल न्यूक्लियस का स्टेन किया गया एक बेसिक डाई से, ठीक है, और फिर उसको नाम दे दिया गया क्रोमैटिन। उसे नाम दे दिया गया क्रोमैटिन। किसने नाम दिया? ये फ्लेमिंग ने। ठीक है, याद है आपने ये टर्म सुने हुए हैं आपने, क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या है ये? क्या है ये क्रोमैटिन वर्ड? कहां से आया? फ्लेमिंग ने दिया। किस चीज को दिया? न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसे उन्होंने एक बेसिक डाई से स्टेन किया और नाम दे दिया क्रोमैटिन। क्या नाम दे दिया? क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन। इंटरफेस के वक्त सेल साइकिल जब आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, सेल डिवीजन जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि एक होती है इंटरफेस, एक होती है G1 फेज, एक होती है RA1 फेज, ठीक है, एक होती है G0 फेज, सारे फेजेस पढ़ोगे। ठीक, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरफेस की, कि इंटरफेस का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? द इंटरफेस न्यूक्लियस, दैट मींस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। तो सेल का वो वाला फेज जिस वक्त वो डिवाइड नहीं कर रही है, उस वक्त न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। उसमें होता है हाईली एक्सटेंडेड और इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क, जिसे कहते हैं क्रोमैटिन। इसका मतलब क्या है? देखो समझाती हूं, बस आप पहले इसको ध्यान रखना कि बात हम किस वक्त की कर रहे हैं, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती। तो एक बात याद रखो, कभी भी अगर आप कह रहे हो कि सेल डिवाइड नहीं कर रही, तो जिस वक्त सेल डिवाइड नहीं कर रही उस वक्त वो क्या कर रही है? डिवाइड करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। जिस वक्त वो डिवाइड नहीं कर रही है मतलब वो डिवाइड करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। डिवाइड करने के लिए खुद को तैयार कैसे करेगी? अपना मटेरियल डबल करके। राइट, अगर अपना सेल ऑर्गेनल का सारा मटेरियल वो डबल नहीं करेगी, अगर न्यूक्लियस को वो डबल नहीं करेगी, तो दो सेल में डिवाइड कैसे होगी? दो सेल में सब कुछ इक्वली बांटेगी कैसे? तो जिस वक्त सेल अगर डिवाइड नहीं कर रही है मतलब वो डिवाइड करने के लिए तैयार हो रही है ना? वो क्या कर रही है? डिवाइड करने के लिए तैयार हो रही है। तैयार कैसे होगी? वो मेकअप करके नहीं, अपना सारा सेल का मटेरियल डबल करके, न्यूक्लियस को भी डबल करके। अब डबल करने के लिए वो क्या कर रही है? जब वो डबल कर रही है, ठीक है, सारा जो नेटवर्क है उसका पूरा यहां पर क्रोमैटिन का ये कैसा हो जाएगा? उस वक्त पूरे में फैला हुआ सा नजर आएगा। देखो क्या मतलब हुआ इस बात का जो मैंने कही। सी, इंटरफेस के वक्त जब सेल डिवाइड नहीं कर रही, वो डिवाइड करने के लिए तैयार हो रही है, वो कर रही है अपने मटेरियल्स को डुप्लीकेट, तो उस वक्त देखा जाता है उस सेल में इंटरफेस के वक्त हाईली एक्सटेंडेड और एलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का पूरा एक नेटवर्क, पूरा एक बंच, जिसे कहते हैं क्रोमैटिन, जिसे कहते हैं क्रोमैटिन। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोलाई। और जो न्यूक्लियस का पूरा मैट्रिक्स है, जहां पे ये पूरा का पूरा क्या पड़ा हुआ है? क्रोमैटिन पड़ा हुआ है। और क्या
होता है वहां पे एक दो स्फेरिकल बॉडीज, ठीक, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोलाई। क्या बनाते हैं ये सब मिला के, न्यूक्लियोलाई, जैसे सिंगुलरली आप कहते हो न्यूक्लियोलस, जैसे सिंगुलरली आप कहते हो क्या, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई या सिंगुलरली कहते हो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई या सिंगुलरली कहते हो न्यूक्लियोलस, वो होता है, ठीक है। तो यहां बात हो गई यहां बात हुई किस चीज की, इंटरफेस के वक्त ली गई इस इमेज की, जिसको अपन पढ़ लेते हैं। देखो ये दिख रही है आपको क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, जो कि कैसी होती है, कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होती है, इसी से बन जाती है फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। ये दिख रही है आपको क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, पूरा जो यहाँ पर सराउंडिंग में आपको स्पॉट दिख रहे हैं, ये पूरा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखता है अलग ही, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर ये अलग ही एक स्पॉट नजर आ रहा है आपको, विच इज द न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, विच इज द न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब न्यूक्लियर पोर क्या है, देखो इस मैंने मेम्ब्रेन को पहले डायरेक्ट बना दिया था, पर मैंने साथ में आपको याद दिलाया था कि ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होती है, इसी से बने हैं आगे जाके क्या, और ये कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है ना, इसी से बनते हैं आगे जाके क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ऐसी होती है कुछ ऐसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, ऐसी। फिर यहां से ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे से बन जाएगी, ठीक है, ऐसी होती है। तो यहां पर ये जो बीच में पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये जो बीच में पोर्स, इसको यही बना लेते हैं हम भी, देखो ऐसे पाई जा रही है ये, तो बीच में ये जो पोर्स पाए जाएंगे इन्हें क्या कहेंगे, ये जो बीच में पोर्स पाए जाएंगे इन्हें क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर। इन्हें क्या कहोगे आप, न्यूक्लियर पोर कहोगे। ये जो बीच में पोर्स पाए जा रहे हैं इन्हें कहोगे आप न्यूक्लियर पोर। कलर दूसरा ले लेते हैं हम, देखो ये वाले, इन्हें क्या कहोगे, न्यूक्लियर पोर, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ओके, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या, नाउ सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड, यहां तक हमने कर लिया था ना, हाँ, न्यूक्लियोलाई। सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये पता चला कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो मैंने आपको बता दी बनाकर पहले ही, ठीक है। इसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये होता है। दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर का स्पेस दोनों के बीच में ऑलमोस्ट होता है, जिसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, जिसका कितना डिस्टेंस होता है, ऑलमोस्ट 10 to 50 नैनोमीटर, इतना ये जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच का, इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इस पेरी न्यूक्लियर स्पेस से क्या होता है, इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहां पर एक सिंपल डिंपल सी सेल बनाई, एक सिंपल डिंपल सा उसका न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के बाद मैंने बनाई उसकी एक सिंपल डिंपल सी मेम्ब्रेन, तो मुझे पता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। अब इस मेम्ब्रेन को मैं इतनी आसानी से कैसे बना सकती हूँ, इस मेम्ब्रेन को मुझे बनाना पड़ेगा ऐसे, देखो ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक, अभी आई थिंक ये क्लियर है आपको। इसे हम थिक करके भी कर सकते थे, पर मैडम का मन लग गया था कलर करने में, है मजा आता है। चलो देखो, अब ये हमने बना ली मेम्ब्रेन्स। अब इनके बीच में हमें क्या करनी पड़ेगी, इनके बीच में हमें दिखानी पड़ेगी स्पेस। और वो स्पेस हम कैसे दिखाएंगे, देखो ऐसे दिखाएंगे, ये स्पेस, ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला।
दिस स्पेस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ये स्पेस क्या कहलाएगा, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाएगा। ये स्पेस क्या कहलाएगा, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाएगा। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आगे देख लें क्या, इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन। अच्छा, अब ये दोनों मेम्ब्रेन का जो काम है वो क्या है, दोनों मेम्ब्रेन का जो काम है वो क्या है, बताओ कुछ काम वाम है इनका कि नहीं है, क्या काम है इनका। ये जो बाहर आपको पूरा रीजन नजर आ रहा है, ये पूरा रीजन क्या है बाहर का, सेल में ये जो बाहर पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन क्या है, ये है सेल का साइटोप्लाज्म। क्या है ये सेल का साइटोप्लाज्म। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, फिर इसका क्या फंक्शन हुआ दोनों मेम्ब्रेन्स का, कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल, उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करना। इसका काम क्या हो गया, साइटोप्लाज्म और बाहर अंदर के मटेरियल, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करना। तो इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के मटेरियल के बीच में एक ये बैरियर बनाता है, एक ये मेम्ब्रेन बना लेता है। और ये मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे आप कहते हो कि ये दो पार्ट्स में होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस कहलाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो यूजुअली कैसी रहती है, कंटिन्यूअस रहती है। देखो ये मैंने बनाई हुई है, ये देखो, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कैसी रहती है, कंटिन्यूअस। थोड़ा तो मोटा हो जा भाई। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है देखो ये कैसी रहती है, कंटिन्यूअस रहती है। इसी से बन जाती है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो देखो, outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it। और उसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं भाई, तभी तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन पाती है, वरना कैसे बनती, तभी तो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं, वरना कैसे बनते। इसके बाद देखते हैं, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, ठीक है, कई सारी जगहों पर ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये छोटे छोटे ऐसे पोर्स से इंटरप्ट होता है। जो पोर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई कलर अच्छा सा मिल गया। ये जो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ये पोर्स ऐसे, मैं लाइन क्यों ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको दूर तक दिख जाए वो क्लियर, सिर्फ एक डॉट बनाऊंगी तो दिखेगा क्या, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग जगहों पर क्या होती है, ये कैसी होती है, वहां पर डिसकंटिन्यूअस होती है। तो एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन्स। और ये बनते कैसे हैं, जब आउटर और इनर मेम्ब्रेन किसी जगह पे आके फ्यूज हो जाती है। तो देखो इसीलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है, देखो ये मेम्ब्रेन मैंने कैसे बनाई है, दोनों यहाँ पर आके फ्यूज हो रही है ना। तो जब आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों क्या हो जाए, किसी जगह पर फ्यूज हो जाए, तो फिर वहां पर तो कोई मेम्ब्रेन बचेगी ही नहीं ना, वो दोनों फ्यूज हो गई। ये देखो, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी, दोनों फ्यूज हो गई। तो अब यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन बची नहीं बची, जैसे यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं बची, अब फिर से ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन यहाँ से फ्यूज्ड है और फिर आगे कंटिन्यूस जा रही है। तो जिस स्पेस पर दोनों मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो वो क्या बन गया, पोर बन गया। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर पोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर पोर कहलाएगा। तो दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेजेस थ्रू विच, ये न्यूक्लियर पोर्स वो पैसेज होते हैं जिनके थ्रू आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ओके, these nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules takes place। हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर से आरएनए बन के आता है, एमआरएनए मैसेज लेके आता है। तो कैसे आएगा, इन्हीं सारे पोर्स के थ्रू ये मूवमेंट, ये एक्सचेंज चलता है मटेरियल्स का, ठीक है। टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस। एक सेकेंड, हमने नहीं पढ़ा है, वो तो क्लास 12th का है, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा है, 12th वालों ने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो आपका फिनोमिना है ये आप लोग पढ़ लोगे क्लास 12th में, पढ़ोगे जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक, वहां आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा कि न्यूक्लियस के अंदर से एमआरएनए आ रहा है, अंदर से सारी जानकारी खुफिया लेकर आ रहा है कि भाई मैं लेके आ गया हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन है, बस इसको फटाफट से कॉपी कर लो और बना दो प्रोटीन्स, ये कोड है, ये जेनेटिक कोड है, ये ट्रिपलेट है। तो ये पूरी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया, जितना भी सुना आपने, भले ये 12th का है पर आपने सुन तो लिया।
लिया कि इस तरीके से क्या होती हैं चीजें, मूव करती हैं न्यूक्लियस के अंदर और बाहर। अब ये मूवमेंट्स किसके थ्रू होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियर पोर के थ्रू, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। और ये होता है किस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में होता है, हमेशा सिर्फ न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ही नहीं, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी ये ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ही नहीं, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ भी चलता है। और आगे देखते हैं, नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। आदत है ना, हम अगर कभी भी बहुत सारी सेल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, बहुत सारी सेल बना रहे हैं, बता रहे हैं कि सारी सेल्स कैसी हैं, बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड एसोसिएशन में हैं, तो क्या आप ऐसे ही सेल बना के छोड़ देते हो? नहीं, ऐसे लाइन से सब में एक एक डॉट लगा देते हो, हैं? क्योंकि आपकी तो आदत है ना, अपन को तो पता है बिल्कुल ऐसे बाय डिफॉल्ट सेट है माइंड में कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है ना, सेट है ना बाय डिफॉल्ट। तो यही कह रहे हैं वो कि भाई नॉर्मली सही बात है जो आप सोचते हो, जो आपके मैकेनिज्म में, आपकी मशीनरी में आपने सेट करके रखा है बाय डिफॉल्ट कि एक न्यूक्लियस ही होता है एक सेल में, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है। कुछ इसके स्पेशल केसेस भी पाए गए हैं। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। कई सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में कई वेरिएशंस आते हैं, है ना, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं। तो क्या आपको ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म या ऐसा कोई एग्जाम्पल याद है जहां पर एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हो? ठीक है, अगर आपको याद है तो बताएं जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चलो, सब मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। और सिर्फ एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाला कहानी ही नहीं है, ऐसी कहानी भी पॉसिबल है, ऐसा केस भी पॉसिबल है जब न्यूक्लियस हो ही ना सेल में, ऐसा केस भी पॉसिबल है। तो इसका एग्जांपल है क्या, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स। इसका क्या एग्जांपल है, कई सारे मैमल्स के एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, और सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं वास्कुलर प्लांट्स की, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। Would you consider these cells as living? क्या आप इन सेल्स को लिविंग मानोगे या नहीं मानोगे? बताओ, क्या आप इन सेल्स को लिविंग मानोगे या फिर नहीं? या फिर क्या आपको दो क्वेश्चंस कौन से हैं आपके सामने, क्या आप ऐसी सेल्स को लिविंग मानोगे जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है? क्या आप ऐसी सेल्स को लिविंग मानोगे जिनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस है? क्या आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है जहां पर सेल में आपने एक से ज्यादा न्यूक्लियस की कहानी पढ़ी हो? तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, तब तक कि मैं आगे बढ़ा दूं। ठीक है, चलो, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, वैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या निकल के आया, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, वैसे न्यूक्लियस के अंदर आया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। अभी देखा ना हमने, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन होता है बीचों बीच। ठीक, This nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm। और ये जो न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोलस है, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बीच में ऐसा बंच सा प्रेजेंट होता है। किसके बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में एक बंच बीच में प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल सा, विच इज द न्यूक्लियोलस, विच इज द न्यूक्लियोलस। नाउ द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस। न्यूक्लियोलस का कंटेंट है बिल्कुल एकदम कंटिन्यूअस सा होता है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है, विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैंने कोई आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, जैसे ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है ना, और इसके अंदर इसका न्यूक्लियोलस मैंने कहा आपसे कि ये प्रेजेंट है ना। तो जैसे सेल और न्यूक्लियस के बीच में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, सेल और न्यूक्लियस के बीच में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस का अंदर का मटेरियल जो है वो कभी भी मिक्स नहीं करेगा। हाँ, ट्रांसपोर्ट चलेगा, एक्सचेंज चलेगा, मिक्स नहीं करेगा। लेकिन पर न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। ठीक है, वहां पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियोलस की। ठीक है, न्यूक्लियोलस बस बीच में पड़ा हुआ एक बंच है, ठीक है, एक स्फेरिकल बंच है, लेकिन उसकी कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है उसके आसपास, न्यूक्लियोलस के आसपास। किसकी बात कर रही हूं मैं, न्यूक्लियस के भी अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि उसकी मेम्ब्रेन नहीं है, उसके पास तो दो है भाई। बात अपन कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो मतलब उसका जो मटेरियल है वो कैसा है, पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में कंटिन्यूअस पड़ा हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूअस पड़ा हुआ है। अब ये होता क्या है, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस
की प्रोसेस यहाँ पर होती है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। वो सेल्स जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस बहुत एक्टिवली चल रहा है, ठीक है, वो सेल्स जो बहुत एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही हैं, उनमें न्यूक्लियोलस का साइज ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। उनको अगर नोटिस करोगे जिस वक्त वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही है, उस सेल को अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसका न्यूक्लियोलस ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस न्यूक्लियोलस में ही होता है क्या, आरएनए का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक, अब ये जो आरएनए का सिंथेसिस यहाँ पर बात चल रही है, राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस की बात चल रही है, इस प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से समझोगे जब क्लास 12th का आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे, ठीक है, वहां पर आपको ये बहुत अच्छे से सुनने को पढ़ने को मिलेगा कि कैसे होता है न्यूक्लियस के अंदर, कैसे प्रोसेस चलती है, कैसे आरएनए बनता है, एमआरएनए बनके कैसे बाहर आता है ना, तो ये आप पढ़ लोगे। अभी तो आप बस ये समझो कि ये प्रोसेस से रिलेटेड है और ये होती है न्यूक्लियोलाई के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर, और इसीलिए ये कैसा दिखता है इस प्रोसेस के वक्त, लार्ज इन साइज नोटिस होगा, ऑब्जर्व होगा जब आप उसे माइक्रोस्कोप में देखोगे। ठीक है, चलो एक बार बताओ जरा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मैट्रिक्स तक समझ आया या नहीं? अब देखते हैं जरा, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात तो हो गई हमारी। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? You may recall that the interphase nucleus has a see, you may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers which are called as chromatin। ठीक है, जो क्या कहलाते हैं? क्रोमैटिन कहलाते हैं। इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर एक काफी लूज सा, इनडिस्टिंक्ट मतलब बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है कि भाई ये किस चीज का कैसा क्या नेटवर्क यहाँ पे पड़ा हुआ है, फैला हुआ है, बिल्कुल लूजली अरेंज्ड, ठीक है, ऐसा एक नेटवर्क पड़ा हुआ है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का, और उसी को हमने कहा था क्रोमैटिन, इसी को हमने कहा था क्रोमैटिन। ठीक है, तो मतलब हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरफेस के वक्त, इंटरफेस की बात कर रहे हैं ना हम, इससे पहले भी हमने इंटरफेस की ही बात की थी। इंटरफेस के वक्त क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लूजली इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और इस नेटवर्क को कहा क्या, ये नेटवर्क है किस चीज का, ये है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क जिसे कहा गया क्रोमैटिन। ये है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क जिसे कहा गया क्रोमैटिन। क्या कहा गया? क्रोमैटिन। ठीक है, नाउ बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, लेकिन सेल डिवीजन की अलग अलग स्टेजेस के वक्त, इंटरफेस की बात तो हो गई, इंटरफेस कौन सी फेज थी, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, मतलब वो सेल डिवाइड होने के लिए तैयार हो रही है, यही मैंने बताया। अब देखो इंटरफेस के बाद अगर हम बात करें, जब फाइनली सेल डिवाइड करने लग जाए, तैयार कब तक होती रहेगी, कभी तो तैयार हो जाएगी, तैयार होने के बाद जब वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, मतलब उन स्टेजेस में आएगी जब सेल डिवाइड कर रही है, मतलब बात हो रही है कब की, ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के अलग अलग स्टेजेस में सेल क्या करती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को दिखाती है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को दिखाती है, ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर्स को दिखाती है, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स को दिखाती है इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। अब आप ये समझो कि क्या होता है जब सेल में आप कह रहे हो इंटरफेस में, देखो थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ पर बताती हूँ, हल्का सा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं। देखो इंटरफेस के वक्त क्या हुआ, इंटरफेस के वक्त क्या हुआ, सेल ने न्यूक्लियस के अंदर जो अपना मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या किया, डुप्लीकेट किया। अब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे क्लास 12th में जाकर कि डुप्लीकेट कैसे करता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, डुप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आप ये समझो फिलहाल कि ये क्या कर रहा है, अभी डुप्लीकेट कर रहा है, ठीक है, ये डुप्लीकेट कर रहा है अपने आपको। अब जब ये डुप्लीकेट कर रहा है तब तो ये कैसा है, बिल्कुल ऐसा फैला हुआ है, ठीक है, कैसा है, बिल्कुल फैला हुआ है। फिर डुप्लीकेट करने के बाद ये धीरे धीरे क्या किया जाएगा, कॉइल किया जाएगा, इसकी क्या होगी, कॉइलिंग होगी, है ना। डुप्लीकेशन के बाद फिर क्या होगी, अभी डुप्लीकेशन हुआ है, इंटरफेस में जैसा दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल फैला हुआ दिख रहा है। फिर क्या होगी, इसकी कॉइलिंग होगी, इसको बहुत ज्यादा कॉइल करके, जैसे आप लोग याद है अगर पतंग उड़ाते वक्त वो उसमें मांझा लपेटते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वो चक्री चरखी जो भी बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मांझा लपेटते हैं, ठीक है, वो पूरा फैला पड़ा हुआ है, ठीक। आप उसने क्या किया, आपने क्या किया, उसको पूरा लपेट दिया ऐसे उसके ऊपर, तो क्या हो गया, इतनी सी एक, वो भी जो उसको चरखी बोलते हो आप, उसके अंदर वो पूरा मांझा कवर हो जाएगा, ठीक है, पूरा उसके अंदर आ जाएगा। सेम प्रोसेस चलती है डीएनए के साथ, वो पूरा फैला पड़ा हुआ है,
कब? जब उसको बनाया जा रहा है, जब उसको बनाया जा रहा है। मान लो आपके पास बहुत सारे थ्रेड थे, आपने सबको जोड़ के बना लिया, तो अभी तो आपके पास पूरा कैसा है, फैला पड़ा है। अब आपको लग रहा है कि अब इसको हम क्या करते हैं, भाई बन गया ना, पूरा बन गया, इंटरफेस के वक्त पूरा बन गया। अब आपको क्या करना है, उसको कम से कम जगह में फोल्ड करना है, कॉइल करना है। तो आप क्या करोगे, उसको लपेटोगे। बस सेम प्रोसेस चलती है। किसको? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कॉइलिंग ऑफ डीएनए। उसे क्या बोलते हैं? कॉइलिंग ऑफ डीएनए। अब ये पता है बहुत अच्छी बढ़िया प्रोसेस है इसकी भी, बढ़िया सा अच्छा सा मैकेनिज्म है इसका भी। हिस्टोन प्रोटीन होता है, फिर वो कैसे कॉइलिंग होती है, हर चीज का एक मैकेनिज्म है जो क्लास 12th में आपको पढ़ना है ना। फिर उसको करते हैं कॉइलिंग, ठीक है। कॉइल हो जाता है, कॉइल होने के बाद फिर वो क्या बनता है, एक थ्रेड लाइक नेटवर्क बनाता है। फिर वो थ्रेड लाइक नेटवर्क जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो भी पूरा फिर और अंदर किसके होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। तो मतलब फिर पूरी तरीके से पैक होने के बाद, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पूरी कंप्लीट होने के बाद आपको जो दिखाई देता है जब सेल डिवाइड कर रही है, तब वो क्या हो चुका है, कंप्लीटली क्या होता है, कॉइल हो चुका है, पैक हो चुका है। जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, सेल जब डिवाइड कर रही है क्रोमोसोम दिखाई देता है। तो आपको क्या दिखाई देता है जब सेल डिवाइड करने लग गई है, क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि जब वो डिवाइड करने के पहले प्रिपेयर हो रही थी, तैयार हो रही थी, तब सब कुछ फैला पड़ा था, उसने उसको कॉइल किया, पैक किया, और फिर स्टार्ट हो गई क्या, और फिर स्टार्ट हो गई आपको दिखाई देना ये क्रोमोसोम जैसी एक स्ट्रक्चर। किस वक्त? जब सेल डिवाइड कर रही है। कहाँ दिखेगी? न्यूक्लियस की जगह पर दिखेगी, ठीक है। अब अगर अपन बात करें आगे कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है दैट क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन्स, देखो यही बात हो रही है। ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क बता रहे हैं ना, मैं इसको बना ही देती हूँ यार, देखो इसको बना ही देती हूँ मैं, रुक जाओ। ऐसा क्रोमैटिन नेटवर्क कह रहे हैं, है ना। इस क्रोमैटिन नेटवर्क में क्या होता है, देखो ठीक है। आप लोग ने देखे होंगे किसी माला में जैसे मोती होते हैं, किसी माला में जैसे मोती होते हैं, बीड्स इन अ स्ट्रिंग, है ना। किसी माला में जैसे मोती होते हैं, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं पूरे बनाने बैठूंगी इस माला में मोती तो बहुत टाइम हो जाएगा, मैं ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, क्लियर है। देखो अब ये आपको कैसा नजर आ रहा है पूरा स्ट्रक्चर, देखो इस स्ट्रक्चर को जरा आप ऐसे बारीक बिल्कुल ये समझो कि ये एक स्ट्रिंग है, उस पर फिर ऐसे यहाँ पर कॉइलिंग हुई, फिर स्ट्रिंग है, फिर कॉइलिंग हुई, फिर ये स्ट्रिंग है, फिर ये हिस्टोन प्रोटीन, फिर ये स्ट्रिंग। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या बोल दिया मैम आपने, ये क्या है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन आपने बोल दिया मैम ये क्या है। देखो ऐसा बीड्स इन अ स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर, ये कॉइलिंग हुई, फिर ये कॉइलिंग हो गई, फिर ये कॉइलिंग हो गई, फिर ये कॉइलिंग हो गई। तो ये कैसा लग रहा है जैसे किसी माला में ऐसे मोती पिरो रखे हो, ठीक है। तो ये जो आपको मोती दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो बीड्स इन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर मैं आपसे बार बार टर्म यूज कर रही हूँ, ये कुछ नहीं है। ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं कॉइलिंग और पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के वक्त, ठीक है। डीएनए को क्या करने के लिए, कॉइल और पैक करने के लिए ये सब इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। डीएनए हो चाहे आरएनए हो, जेनेटिक मटेरियल तो है ना। डीएनए होगा तो 2 स्ट्रैंड बनाने, आरएनए होगा तो 1 स्ट्रैंड बनाना है, पर प्रोसेस तो सेम है ना, जेनेटिक मटेरियल तो सेम है ना। तो वहां पर क्या करनी पड़ेगी, कॉइलिंग और पैकेजिंग करनी ही पड़ेगी, है ना। प्रोसेस सेम है ना, जेनेटिक मटेरियल तो है ना, तो बस यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, कॉइलिंग और पैकेजिंग तो होती है। हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन से ही वो कॉइलिंग नॉन और उसकी पैकेजिंग होती है, ठीक है। अब ये चाहे आरएनए का केस हो चाहे डीएनए का केस हो, दोनों में सेम रहेगा। और ये जो पूरा का पूरा ऐसा बिल्कुल थ्रेड लाइक ये पूरा नेटवर्क, जो फाइबर्स ये पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, ठीक है। जिन फाइबर्स को आप क्या कर रहे हो, कॉइल कर रहे हो, जैसे मांझे को आप लपेट रहे हो, ठीक है, लपेट के आपने बना दी चरखी, लेकिन जो आपने लपेटा वो क्या था, मांझा। तो वैसे ही जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, ठीक है, वो क्या है आपका, फाइबर्स, ठीक है। जो वो क्या है, देखो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क, जो कि आपका कहला रहा है क्या, क्रोमैटिन मतलब मांझा। और उसको आपने जब लपेट दिया, पूरी डीएनए की कॉइलिंग कर दी, पैकेजिंग कर दी, और जो आपने बना दिया वो क्या बना, वो बने आपके क्रोमोसोम्स। वो क्या बन गए आपके, फिर पूरी बिल्कुल हाई लेवल एकदम लास्ट कॉइलिंग सब कुछ होने के बाद बन गए क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसी के अंदर, इसीलिए कहते हैं ना कि क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है ना।
तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये चीजें पता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब आप क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ोगे, ठीक है। अभी भी अगर आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है अगर, तो आप देख सकते हो अभी भी, ठीक है। लेक्चर्स वो वाले आपको मिल जाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वो वाला। चलो देखते हैं। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली एक सिंगल ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स 46, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं ये कि एक सिंगल ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग ये जो फाइब्रस नेटवर्क है ना, ये जो थ्रेड है डीएनए का, ये पाया जाता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर इस पूरे एक 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड को कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 46, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड को, ठीक है, इस 2 मीटर लॉन्ग डीएनए को। अब आप समझो कि इसको इतना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और ये सारा का सारा जो 2 मीटर लॉन्ग वाला बात चल रही है, ये एक सिंगल सेल में, और एक सेल कितनी माइन्यूट होती है ये भी आपको पता है। तो आप सोचो एक सेल में अगर 2 मीटर लॉन्ग वाली चीज है, मतलब वो कितनी ज्यादा कॉइल्ड होगी, तब जाके वो उसके अंदर क्या बैठ पा रही होगी, फिट बैठ पा रही होगी, तब जाके वो उसके अंदर क्या हो रहा है। और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी है किसमें? 46 क्रोमोसोम में, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी है कितने में? 46 क्रोमोसोम्स में, ठीक। तो यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12th। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो डीएनए पैकेजिंग है ना, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हेलिक्स, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, कॉइलिंग, रेप्लिकेशन, ड्यूप्लिकेशन, ये सब कुछ आप पढ़ोगे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 के अंदर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एवरी क्रोमोसोम, अब बात आ गई, देखो यार बार बार आपने बात बिल्कुल कॉइल कर लिया, ठीक है, पैकेजिंग कर ली और बना लिया क्या? क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम तक पहुंच गए। अब क्रोमोसोम की कहानी समझते हैं। हर एक क्रोमोसोम, एवरी क्रोमोसोम, ठीक है, विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल, जो कि दिखता है किसमें? सिर्फ डिवाइड कर रही सेल में, है ना, जो सेल डिवाइड कर रही होती है उसी में दिखता है। तो हर एक क्रोमोसोम की कहानी क्या कहती है? एवरी क्रोमोसोम विच इज विजिबल इन डिवाइडिंग सेल एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर। अब ये जो टर्म्स है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े घुमा घुमा के आते हैं, ठीक है, ऐसे गोल गोल रानी वाले क्वेश्चंस इनसे आते हैं। क्या है गोल गोल रानी वाले क्वेश्चंस? देखो पहले एक बार इसको पढ़ लो, इन टर्म्स को, ये जो टर्म्स आ रहे हैं आपके, उसके बाद बताती हूं। देखो सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर्स। सी, हर एक क्रोमोसोम जो कि होता है किस में दिखाई देता है? डिवाइडिंग सेल में दिखाई देता है। इसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर। ध्यान देना, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है? ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहां दिखाई दे रहा है? सी, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या कहलाया? सेंट्रोमियर। देखो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या कहलाया? सेंट्रोमियर। और अगर मैं बात करूं क्या कि जो उसकी, ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ विच प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर, ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। और उस कंस्ट्रक्शन की साइड्स पे कुछ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑन साइड्स काइनेटोकोर्स, उन्हें काइनेटोकोर्स कहते हैं। और ये आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। देखो क्रोमोसोम जब भी आपको बनाना होता है, आप कैसे बनाते हो? ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो आपने यहां पर इसमें बीच में कंस्ट्रक्शन बनाया ना, ये कंस्ट्रक्शन, ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यहां आपने बनाया, ठीक है, बस इसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की बात वो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शन है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसी को कहना है सेंट्रोमियर। यहां तक क्लियर है? इसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को आपको सेंट्रोमियर बोलना है। सेंट्रोमियर कह दिया। अब सेंट्रोमियर में देखो आप, ये दो आपको जो दिखाई दे रहे हैं कैसे साइड्स पे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ये देखो, ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स क्या कहला रहे हैं? ये कहला रहे हैं काइनेटोकोर। ये क्या कहला रहे हैं? काइनेटोकोर, ठीक है। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है और इस कंस्ट्रक्शन के पास पाए जा रहे हैं क्या? 2 डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, जो कि नहीं बनना चाहते हैं, पर अब हमें तो बनाना है तो हम बनाकर रहेंगे, ठीक है। 2 डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ये और ये, ठीक है, ये मैंने बना दिए 2 डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स। अब ये दोनों क्या कहलाएंगे? काइनेटोकोर्स कहलाएंगे। ये देखो काइनेटोकोर, ठीक है। अब इनका क्या काम है, क्यों कहला रहे हैं, क्यों पाए जा रहे हैं, देखेंगे अपन। पहले देख लेते हैं आगे। सी, तो सेंट्रोमियर होल्ड्स ट्रू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम।
ये जो सेंट्रोमियर है, ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये क्या करता है, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड को होल्ड करके रखता है। कैसे, देखो ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, ठीक है, ये एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड। ये जो सेंट्रोमियर है ये क्या करेगा, इन दोनों को होल्ड करके रखता है ऐसे, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बना के, ठीक है। इन दोनों क्रोमैटिड्स को, दो क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है एक क्रोमोसोम के, ठीक है। इन दोनों क्रोमैटिड्स को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सी, तो सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। इन दोनों को कहते क्या है, पहले तो ये देख लो, इन दोनों को कहते क्या है, इन दोनों को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन्हें क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये दो क्रोमैटिड्स हैं, इन दोनों को, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड है, इन दोनों को होल्ड करके रखने का काम कौन कर रहा है, इन दोनों को होल्ड करके रखने का काम ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मतलब सेंट्रोमियर कर रहा है, और उसे आप क्या कह सकते हो, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो। और इसके पास पाए जाते हैं दो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिन्हें आप कहते हो काइनेटोकोर। यहां तक अगर क्लियर है तो अब जरा ये समझ लो कि ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या ये जो सेंट्रोमियर यहां पर लोकेटेड है, ये किसी क्रोमोसोम में, देखो मैं अलग अलग बनाती हूं, देखो किसी क्रोमोसोम में ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ऊपर, ठीक है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो लेंथ है उसमें बहुत ही ज्यादा टिप पे, या फिर एकदम सेंटर में हो सकता है, या फिर बहुत ही ज्यादा नीचे हो सकता है, या फिर बिल्कुल एकदम टिप पर हो सकता है सेंट्रोमियर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ दिस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर या फिर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ दिस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वी कैन क्लासिफाई क्रोमोसोम इनटू 4 टाइप्स। हम क्रोमोसोम को 4 अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा ये 4 अलग टाइप में क्लासिफाई हमने कैसे किया है, देखते हैं। देखो किन 4 अलग टाइप में आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो, देखो यही मैंने आपको अभी बताया था, किन 4 टाइप में कर रहे हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सेंट्रोमियर, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। अब इसे क्या कहना है, हर एक का निकल कर आएगा एक नया नाम, ठीक है, और हम उसे यहां लिखते जाएंगे कि सेंटर में है तो क्या कहना है, उसके आगे है तो क्या कहना है, और कब क्या नहीं कहना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या होगा, अब आप सर्च कर लेना कि इसमें से मेटासेंट्रिक किधर है, ठीक है, आप सर्च कर लेना इसमें से मेटासेंट्रिक किधर है। मेटासेंट्रिक में क्या होगा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो मिडल क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होगा वो कहाँ होगा, बिल्कुल उसके मिडिल में, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की 2 इक्वल आर्म्स बन जाएंगी, ठीक है, क्रोमोसोम की क्या बन जाएंगी, 2 इक्वल आर्म्स बन जाएंगी, एक ये क्रोमैटिड एक ये क्रोमैटिड। अब इन दोनों को क्या करा, एक जगह पे लाके ऐसे करके होल्ड करके रखा, ठीक है, ऐसे पकड़ के रखा। क्या बनाना चाह रही हूं मैं, देखो मैं ये कह रही हूं कि ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम के ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड है। अब इनको हमने बोला कि हम आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाना चाहते हैं, भाई थोड़ा आके इस पॉइंट पे आके ज्वाइन हो जाओ जरा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये कैसे ज्वाइन होंगे इस पॉइंट पे आके, सेंट्रोमियर जो इनका पोजीशन आपने बताई है वहां आके कैसे ज्वाइन होंगे, ये इस सेंट्रोमियर पे आके ज्वाइन होने के लिए इनको थोड़ा सा उसकी तरफ झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा इनको उसकी तरफ झुकना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, तब जाके इस सेंट्रोमियर से ये ज्वाइन हो पाएंगे यहां पर, है ना, बताओ ऐसे ही हो पाएगा, तभी पॉसिबल है ना, राइट, तभी पॉसिबल है। बस यही वो कह रहे हैं कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच होता है, और वो क्या कर देता है, जो दोनों आर्म्स है क्रोमोसोम की, ये और ये आर्म्स, इनको क्या करता है, बिल्कुल इक्वली, सेंटर से बिल्कुल इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। यहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर देखो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा,
बिल्कुल इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। और अगर हम बात करें किसकी, ठीक है, तब वो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, अच्छा हाँ ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ, इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, मैं सोच रही थी इस चीज को मैं लास्ट में लिख के बताऊंगी, बट ठीक है एक बार तो देखते चलते हैं, फिर लास्ट में भी देखेंगे, है ना। ये क्या कंडीशन कहलाएगी, जब उसने बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर लोकेटेड है तो इट इज मेटासेंट्रिक, ठीक है, इट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, सेंट्रोमियर कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में, तो वो मेटासेंट्रिक है, ये वाला नहीं है, ठीक है। बना देती हूँ मैं एक और, वरना बोलोगे मैडम क्या है ये, है बना देती हूँ एक और, देखो ठीक, अब है बिल्कुल सेंटर में इसमें, तो दिस इज मेटासेंट्रिक, दिस इज मेटासेंट्रिक, है ना, बिल्कुल सेंटर में अगर यहाँ पर क्या हो, सेंट्रोमियर हो। दूसरा क्या कह रहे हैं आपसे, सब मेटासेंट्रिक, दूसरी क्या कंडीशन बता रहे हैं, सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होगा, द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, इसमें जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ होता है, क्रोमोसोम के मिडिल से बस थोड़ा ही ऊपर होता है, रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। देखो सेंटर जो होना चाहिए था, इसका कहाँ होना चाहिए था, वैसे अगर आप अप्रोक्सीमेट लगाओगे तो सेंटर कहाँ होना चाहिए था, इसका तो यहीं पर है ना, इसका सेंटर कहाँ होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो सेंटर से बस थोड़ा ही ऊपर है ना, सेंटर से बस थोड़ा सा ही स्लाइटली अवे, या तो उस साइड या फिर इस साइड, सेंटर से बस थोड़ा सा ही अगर वो क्या है, ऊपर या नीचे है, तो भी उसने क्या कर दिया, उसने इन क्रोमोसोम्स को एक शॉर्ट आर्म में डिवाइड कर दिया और एक लॉन्गर आर्म में डिवाइड कर दिया, हर एक क्रोमैटिड को। ये हो गई इनकी कैसी शॉर्ट आर्म्स और ये हो गई उनकी कैसी लॉन्ग आर्म्स, हर क्रोमैटिड की, है ना। इस क्रोमैटिड की भी ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, इस क्रोमैटिड की भी ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग आर्म है। तो इसने क्या कर दिया, अगर ये सेंटर से थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो गया तो इसने इसकी आर्म्स को शॉर्टर और लॉन्गर आर्म में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं इनका बताऊंगी आपको, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम देख लेते हैं पहले, उसके बाद यहां आएंगे। देखो थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज situated close to its end, forming one extremely short and one extremely long arm, whereas the telocentric क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। जबकि अगर हम बात करें टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की, यहाँ पर ये जो एक्रोसेंट्रिक है क्रोमोसोम, ये हाईलाइट नहीं हुआ है, इसको मैं कर देती हूँ, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट आर्म बनेगी, बना रही हूं मैं यहां पर, नहीं भाई ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, चलो बनाते हैं एक बार फिर से। नाउ इट इज एक्रोसेंट्रिक, क्योंकि इसने क्या किया है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग आर्म में इसको डिवाइड कर दिया है ना, स्लाइटली अवे नहीं है ये सेंटर से। यहाँ पर हमने जो बात की थी, क्या बात की थी कि भाई सेंटर से थोड़ा ही ऊपर नीचे है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज्यादा ऊपर हो गया है वो। अब इसने क्या करा, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग, ठीक है, वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आर्म में इसको डिवाइड कर दिया हर एक क्रोमैटिड को। अब लास्ट वाला और बना लेते हैं अपन, उसके बाद फिर पूरा कंक्लूसिव देखेंगे। लास्ट वाला क्या कहता है, इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल ही टर्मिनल है। इस टाइप के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल ही टर्मिनल है, कोई मतलब शॉर्ट और लॉन्ग आर्म वाली बात ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एकदम ही टर्मिनल है, ठीक। अब एकदम टर्मिनल, हाँ एकदम टर्मिनल कैसे बनाएंगे हम, ऐसे, ठीक है। यहां पर अब ये जो डिवीजन हुआ है ये कैसे हुआ है, ये जो डिवीजन हुआ है ये कैसे हुआ है, यहां पर जो आर्म्स बनी है वो बनी है बिल्कुल कंप्लीटली कैसी, लॉन्ग आर्म्स, ठीक है। इसने कंप्लीटली क्या बना दिया है, लॉन्ग आर्म्स को बना दिया है। चल जा भाई, हाँ ठीक है। अब देखो इसकी सेंटर लाइन भी मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इसकी सेंटर लाइन भी मैं ड्रॉ कर दूं। देखो सेंटर से थोड़ा आवे, सेंटर से बहुत ज्यादा आवे
और सेंटर से एकदम ही बिल्कुल उसके टिप पे पहुंच गया। ठीक है, ये डिफरेंस आपको यहाँ पर नोटिस हो रहा है। ये वाला थोड़ा छोटा बना है अपना, इसको मैं फिर से बना दे रही हूँ ताकि आप चारों को कंपेयर कर सको। ठीक है, इसको बिल्कुल इक्वल बना देती हूँ मैं। अब चारों को कंपेयर करना, सेंटर लाइन पहले बना लेते हैं ताकि एकदम इक्वल बने। ये सेंटर लाइन है ना। चलो अब देखो, बिल्कुल सेंटर लाइन पे हमें देखना है। चलिए डन। अब बन चुके हैं आपके चारों टाइप के क्रोमोसोम्स। इन चारों टाइप के क्रोमोसोम में आप खुद देखो, ये सेंटर लाइन है, ये बिल्कुल सेंटर लाइन पर, ये सेंटर लाइन से थोड़ा ऊपर, जरूरी नहीं है ऊपर ही, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, और ये सेंटर लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर, और ये सेंटर लाइन से बिल्कुल ऊपर। क्या, ये तो बिल्कुल टिप पे पहुंच गया, ये बिल्कुल टिप पे पहुंच गया। बस अब इन चारों के नाम बता दो कि क्या बनेगा। ठीक है, अब इन चारों के नाम बता दो कि क्या बनेगा। देखो वापस से आ जाओ इधर, वापस से आ जाओ इधर। जहां पर बिल्कुल इक्वल डिवीजन हो रहा था वो था आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, बिल्कुल इक्वल डिवीजन, सेंटर लाइन से बिल्कुल इक्वल डिवीजन। ठीक है, दोनों आर्म्स कैसी, बिल्कुल इक्वल इक्वल। देखो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, हर एक क्रोमैटिड की दोनों आर्म्स कैसी, कंप्लीटली इक्वल। तो ये जो बिल्कुल सेंटर के अलोंग उसको क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है दोनों क्रोमैटिड्स को। कौन सा, सेंट्रोमियर। तो ये वाला टाइप का क्रोमोसोम जो बनेगा इसे कहेंगे आप क्या, इसे कहेंगे आप मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा जो क्रोमोसोम बनेगा जो कि सेंटर लाइन से थोड़ा ही ऊपर या नीचे है, तो वो बन जाएगा आपका सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी, है ना। तो जो ए बना है आपका वो क्या है, मेटासेंट्रिक। ये तो वैसे डायग्राम हो गया जैसा एनसीईआरटी में दिया होता है। मेटासेंट्रिक एनसीईआरटी में ऐसे ही लेबल भी किया होता है, एबीसीडी लिख के नीचे सबके लेबलिंग्स लिखे होते हैं। दूसरा बना है आपका सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। तीसरा बना है आपका कौन सा, अब ये थर्ड वाले और फोर्थ वाले को क्या कहोगे, मेटा और सब मेटा। तो इजी है, मेटा को याद करने का तरीका भी इजी है। मीडियन, ठीक है, जो उसकी मीडियन से, जो उसको बिल्कुल क्या करे, मिड से डिवाइड करे वो मेटा, जो मिड से थोड़ा ही ऊपर या नीचे जाए वो सब मेटा। उसके बाद बचा अब क्या, अब वाले जो नाम है आपके नए वाले, ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको, एक्रो और टीलोसेंट्रिक। ठीक है, टीलो वाले को याद कर लो तो एक्रो ही बचेगा और वो अपने आप याद हो जाएगा। मेटा और सब मेटा तो याद है, मेटा मतलब बिल्कुल मिड से डिवाइड करने वाला, मिड से थोड़ा ऊपर स्लाइटली अवे या फार जाने वाला, सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद बचा लास्ट, अगर याद कर लिया, टीलो, जो कि टिप पे होता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, टीलोसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर कहाँ होता है, टिप पे होता है। ठीक है, लास्ट वाला टीलोसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर कहाँ होता है, टिप पे होता है। तो इट विल बी द टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो बचा क्या, बचा क्या, एक ही बचा, एक्रोसेंट्रिक, एक ही बचा, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्योंकि टिप पे है सेंट्रोमियर, और दोनों सब मेटा और टिप के बीच वाली जो कंडीशन है वो आ जाएगी आपकी एक्रोसेंट्रिक में। अब आप लोग कंफ्यूज कहाँ होते हो, आप लोग कंफ्यूज होते हो इन दोनों के बीच। ये बिल्कुल सेंटर तो आराम से याद रहता है, वो बिल्कुल टिप तो आराम से समझ आ जाती है। कहीं भी अगर क्रोमोसोम देखा तो कंफ्यूजन आता है इन दोनों के बीच। वो क्यों आता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सेंटर से अवे ये भी है, सेंटर से अवे ये भी है। तो आप क्या करो, उन दोनों को क्या करो, अब आप ऐसे स्केल से नापने तो बैठोगे नहीं। ठीक है, आप देखो उसका हर एक क्रोमोसोम को आप क्या करो, उसकी सेंटर लाइन ड्रॉ करो। हर एक क्रोमोसोम में आप उसकी सेंटर लाइन ड्रॉ करो कि सेंटर लाइन से वो थोड़ा ही ऊपर नीचे है अगर, तो वो क्या है, सब मेटासेंट्रिक है। क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि इट विल बी, द सेंट्रोमियर विल बी स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। और अगर बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ही छोटी और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग आर्म में वो उसको डिवाइड कर रहा है, तब वो उसका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, तो ये चार टाइप के क्रोमोसोम्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं विद लेबलिंग, विद देयर नेम, ये आपको समझ आ गए हैं या नहीं, जरा एक बार मुझे बता दो तो अपन आगे का पढ़ते हैं। ये यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी के सींग बने हुए हैं। ठीक है, बनाते बनाते क्या बन जाता है। चलो, यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग, ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस एट अ कांस्टेंट लोकेशन। कई बार क्या होता है, कुछ
क्रोमोसोम्स में ऐसा होता है, ठीक है, कई बार कुछ क्रोमोसोम्स में ऐसा भी पाया जाता है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। देखो सेंट्रोमियर, मैंने कहा था ना कि ये याद रखना है बहुत अच्छे से, जो ये यहाँ पर सेंट्रोमियर आप स्पॉट करके बता रहे हो, ये क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये क्या है, सेंट्रोमियर्स प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और वो क्या कह रहे हैं कि आपको कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मतलब कोई और जगह भी ऐसी हो सकती है जहां से इनको क्या कर दिया हो, ऐसे खींच लिया हो बीच की तरफ। ये तो सीधे सीधे थे ना, बढ़िया, इनको क्या कर लिया हो, खींच लिया हो बीच की तरफ। ऐसा भी कुछ इसमें कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन होगी, क्या कहेंगे उसे, अगर कुछ क्रोमोसोम में ऐसी नॉन स्टेनिंग सी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिले एट अ कांस्टेंट लोकेशन, कि बिल्कुल हमेशा हर बार वो उस क्रोमोसोम में वहीं पर देखने को मिल रही है और वो स्टेन भी नहीं हो रही, वो स्टेन भी नहीं हो रही, वो जो कंस्ट्रक्शन है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि प्राइमरी तो दिख रही है हमें सेंट्रोमियर, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है जो स्टेन भी नहीं हो रही और हर बार कांस्टेंट लोकेशन पर पाई जा रही है, उस कंस्ट्रक्शन को कहते हैं दिस गिव राइज टू द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। उसे कहते हैं सैटेलाइट। क्रोमोसोम में ऐसा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो कि बार बार कांस्टेंट लोकेशन पर देखने को मिले और वो स्टेन भी ना हो, उसे आप कहते हो क्या, सैटेलाइट कहते हो। उसे क्या कहते हो आप, सैटेलाइट कहते हो। मान लो मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं, चलो अब अपन ना डायग्राम देख लेते हैं। अपन ने डायग्राम वैसे भी नहीं देखा था, अब अपन इनका डायग्राम देख लेते हैं। चलो अपना बना रहने देते हैं, इनका देख लेते हैं। यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिन्हें क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट कह रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये अलग चीज, ये अलग चीज, अरे उसी को कह रहे हैं। ऐसे तो आप यहाँ भी समझ सकते हो कि इसको मैं यहाँ लिख दूं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और यहाँ लिखा है सेंट्रोमियर, तो दोनों अलग है क्या, नहीं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को ही सेंट्रोमियर कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को ही सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को ही सैटेलाइट कहते हैं, जो कि क्या, कुछ क्रोमोसोम में देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये आपने पढ़ लिया टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पर ये क्या थे, आपके टाइप ऑफ क्रोमोसोम। आगे बढ़ते हैं, सैटेलाइट तक पढ़ लिया हमने। अब एक लास्ट चीज और देख लो, माइक्रो बॉडीज के बारे में एक सिंगल सा स्टेटमेंट और ये चैप्टर आपका कंप्लीट, ठीक है। चलो क्या लिखा है माइक्रो बॉडीज के बारे में, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। काफी सारे ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है भाई, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, ऐसे ही नहीं पड़े हुए हैं राइबोसोम की तरह, ठीक है, राइबोसोम की तरह नहीं बोल सकते, राइबोसोम बहुत काम की चीज है। बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऐसे माइन्यूट वेसिकल्स पड़े होते हैं, कहां पर, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, और इनमें होते हैं क्या, इनमें होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जिन्हें कहते हैं माइक्रोबॉडीज, जिन्हें कहते हैं क्या, माइक्रोबॉडीज, ये लिखा है, हाँ, जिन्हें कहते हैं माइक्रोबॉडीज। ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, ठीक है। माइन्यूट वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड है और उनमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोबॉडीज कहते हैं, ठीक है। चलो ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट स्टेटमेंट। अब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो फिलहाल तो इस लेक्चर का हम कंप्लीट रिव्यू ले लेते हैं। और पूरे चैप्टर का रिव्यू कहाँ लेंगे हम, एक बार फिर से हम इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे जब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो आज देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज में। सबसे पहले हमने देखा कि भाई न्यूक्लियस वो सेल ऑर्गेनेल है जिसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था। उसके बाद फिर जो न्यूक्लियस के अंदर जो एक मटेरियल देखा गया, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया फ्लेमिंग के द्वारा, उसे नाम दिया गया क्रोमैटिन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। क्रोमैटिन के बारे में बात की गई कि जब सेल जो होती है किस वक्त होती है, इंटरफेज में होती है, उस वक्त उसके न्यूक्लियस को अगर देखा जाएगा, मतलब इंटरफेज न्यूक्लियस को अगर देखा जाएगा किसी सेल का जब वो डिवाइड नहीं कर रही, तो उसमें क्या पाया गया, एक बहुत ही ज्यादा इलेबोरेटेड सा नेटवर्क दिखाई दिया, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का। और इस नेटवर्क में क्या था, ठीक है, इस नेटवर्क को ही क्या कहा गया, ये जो पूरा एक बंच की तरह बीचों बीच पड़ा हुआ था, जो कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, जिसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, इस पूरे बंच को ही कहा गया न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, ठीक है, या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, वो पूरा का पूरा एरिया था। और ये जो न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोलस में क्रोमैटिन का नेटवर्क देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता चला कि न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो कैसा होता है, वो बिल्कुल एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है वैसे तो न्यूक्लियस, ठीक है, और दो पैरेलल मेम्ब्रेन
होती है, एक जो होती है वो अंदर से कैसी होती है, एक अंदर वाली लाइनिंग होती है, एक बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन होती है। दोनों आउटर वाली कैसी होती है, वो एक कंटिन्यूअस लाइनिंग होती है, उसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाती है। और ये दोनों मेम्ब्रेन जहां पर आके क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, एक पैसेज, एक चैनल क्रिएट हो जाता है, जिसे आप कहते हो न्यूक्लियर पोर, जिसे आप कहते हो न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है, न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक चीजों का एक्सचेंज होता है और दोनों साइड पे होता है, ठीक है। टू वे ट्रांसपोर्ट चलता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी रहती है, यूजुअली कंटिन्यूअस रहती है। यूजुअली आउटर मेम्ब्रेन इसकी कैसी रहती है, कंटिन्यूअस रहती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। आउटर जो रहती है मेम्ब्रेन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह कंटिन्यूअस रहेगी और उसमें राइबोसोम भी होंगे, तभी उसे आप RER कहते थे, ठीक है। चलो एक बार अब मैं फटाफट से बता देती हूँ। देखो उस पे क्या देखा भाई, बहुत सारे पोर्स थे और न्यूक्लियर पोर्स जो इनसे पैसेज होता है ये मैंने बता दिया है आपको अभी। एक न्यूक्लियस होता है वैसे तो नॉर्मली हर सेल में, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स भी पाई जाती हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, कुछ ऐसी सेल्स भी पाई जाती हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें न्यूक्लियर मैट्रिक्स की, तो जो पूरा का पूरा जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना। और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, अलग अलग स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। और क्रोमोसोम क्या है, वो जो पूरा 2 मीटर लॉन्ग डीएनए का आप थ्रेड की बात कर रहे हो, फाइबर की बात कर रहे हो, उसी का कॉइल्ड वर्जन है जिसको डिवाइड कर दिया जाता है 46 क्रोमोसोम्स में, ठीक है, एक सिंगल ह्यूमन सेल में, ठीक है। 2 मीटर लॉन्ग के आसपास डीएनए का थ्रेड एक सिंगल सेल में पाया जाता है। अब हमने हर क्रोमोसोम को देखा कि उसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, सेंट्रोमियर होता है जो कहलाता है, उसके बेसिस पर उसको क्लासिफाई कर दिया गया। सेंट्रोमियर के पास 2 डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं काइनेटोकोर्स, ठीक है। और 4 तरह से ये जो क्लासिफिकेशन चलेगा क्रोमोसोम का, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ठीक है। मेटा बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर, और सब मेटा सेंटर से थोड़ा ऊपर या नीचे, एक्रोसेंट्रिक सेंटर से बहुत दूर, और टीलोसेंट्रिक मतलब बिल्कुल टिप पे, सेंटर की बात ही नहीं है, अब टिप की बात है, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड देन हमने देखा माइक्रोबॉडीज, जो कि बहुत ही छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है, एंजाइम होते हैं उनमें, और दोनों में पाई जाती हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर आपने देखा न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज के बारे में, और ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम पहले बायोमोलिक्यूल स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी अभी आपने सेल और सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, पहले सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। इस यूनिट में हम पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उसके बाद बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में मैं आपको आंसर्स बताऊं, उसके पहले आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना है और आंसर्स के लिए प्रिपेयर होकर आना है। प्रिपेयर होने के लिए और चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन पर, जहां पर आपको मिल जाएंगे दोनों ही तरह के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट, लाइव भी रिकॉर्डेड भी, ठीक है। आपको जाकर लेक्चर्स को देखना है। आप ये चीजें ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, जो आपको इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी, या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। हर जगह तीनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको फुल कोर्स कंटेंट अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री, और आप यूज कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।